तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, जहां पर आज हम बीएनएसएस के अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं अपने एक अगले सफर को। एक अगले अध्याय को जानने वाले हैं, उससे रूबरू होने वाले हैं। तो इस अध्याय के विषय में बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले सारे वीडियोस में बात कर लिया कि अगर कोई ये व्यक्ति है, इसका कंपेल करना है अपीयरेंस, तो उसके लिए क्या करा जाएगा? उसके लिए 2 मेथड यूज़ करे जाते हैं। पहला होता है सम्मन्स, ठीक है? और दूसरा होता है वारंट। अच्छा, सम्मन्स में तो लोग नॉर्मली आ जाते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सम्मन्स के बुलावे पे नहीं आते, तो भाई वारंट भेजा जाता है। लेकिन मान लो अगर व्यक्ति वारंट जाने पर भी ना आया तो क्या करेंगे? ये प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है। तो इस प्रश्न का समाधान अगला होता है, वो होता है प्रोक्लेमेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्घोषणा। ठीक है? तो ये अगला हमारा वो होता है, जिसके अंतर्गत मान लीजिए कि अगर व्यक्ति ये हमारा अगला एक टूल होता है कि अगर व्यक्ति सम्मन और वारंट भेजने के बाद भी नहीं आ रहा है, कोर्ट को यकीन हो जाता है कि ये व्यक्ति कुछ भी कर लो भाई हमारे समक्ष तो उपस्थित नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में अपने समक्ष व्यक्ति को उपस्थित करने के लिए प्रोक्लेमेशन को इश्यू करा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रोक्लेमेशन जो है वो किन-किन केसेस में होता है, कैसे होता है, फॉर्म इसके क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। लेकिन पहले इसको साफ कर लें यार, क्योंकि साफ करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो यार जगह कम बचती है लिखने पढ़ने के लिए। हाँ, अब सीधे बात कर लेते हैं कि प्रोक्लेमेशन। तो सबसे पहले प्रोक्लेमेशन मैं आपको हिंदी इसका बता चुका हूँ, इसका हिंदी होता है उद्घोषणा। तो ये एक वो टूल होता है जिसके अंतर्गत कोर्ट को ये यकीन हो जाता है कि ये व्यक्ति वारंट के बुलाने पर भी नहीं आएगा, तो ये थोड़ा और इफ़ेक्टिव टेक्निक हो जाती है कोर्ट के समक्ष किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए। अब अगर बात करें प्रोक्लेमेशन की, तो अगला प्रश्न आता है कि किन कंडीशंस में इनको इश्यू करा जाता है? कौन से ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब कोर्ट इनको इश्यू कर सकता है? तो परिस्थितियाँ इसमें 3 बताई गई हैं। सबसे पहली चीज़, तो कोर्ट को रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। रीज़न टू बिलीव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि पहले आईपीसी में डिफ़ाइन किया गया था, अब इसको डिफ़ाइन किया गया है भारतीय संहिता के अंतर्गत। तो रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, ठीक है? 1 मिनट। रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कोर्ट को कि हमारे वारंट के बाद भी ये व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा। इसी के साथ-साथ या तो वो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहा है, एब्सकॉन्ड मतलब वो गायब हो रहा है। वो मिस्टर इंडिया बन जा रहा है कि हाँ, जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इश्यू हुआ है वो एब्सकॉन्ड हो गया, गायब हो गया कि हमारे खिलाफ ये वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए, या फिर वो अपने आप को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, लुका छिपी खेल रहा है। ठीक है? तो अगर ऐसी ये सारी जो दशाएँ हैं, ये उपस्थित हैं कि कोर्ट को रीज़न टू बिलीव है कि हमारे वारंट इश्यू करने के बाद भी ये व्यक्ति नहीं आएगा। साथ ही साथ में वारंट तो इश्यू हो गया उस व्यक्ति के अगेंस्ट, और वो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहा है, छिप रहा है, गायब हो रहा है, मतलब एकदम पता ही नहीं चला उसका, कंसीलमेंट कर रहा है, अपने आप को छिपा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस पर कि जो प्रोक्लेमेशन है वो इश्यू करा जाता है। अब कंडीशंस के बाद बात कर लेते हैं कि भाई प्रोक्लेमेशन तो इश्यू कर दिया जाएगा, तो इसका फॉर्म क्या होगा? किस रूप में होगा? ठीक है? तो अगर इसकी फॉर्म की बात करें, तो कलर दूसरा ले लेते हैं, फिर फॉर्म पे आते हैं। तो फॉर्म इसका ये है कि सबसे पहली चीज़, तो जो प्रोक्लेमेशन है वो इन राइटिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये 2 चीज़ों को स्पेसिफाई करना चाहिए। 2 चीज़ों को इसमें स्पेसिफिकली बहुत ही क्लियर कट शब्दों में स्पेसिफाई कर देना चाहिए। जो पहली चीज़ है वो प्लेस है कि व्यक्ति को भाई उपस्थित तो होना है, लेकिन कहाँ उपस्थित होना है, उस जगह का नाम, उस प्लेस का नाम भी स्पेसिफाई कर देना है, और किस दिन तक में उपस्थित होना है वो टाइम भी स्पेसिफाई कर देना है, जो कि किन्हीं भी परिस्थितियों में 30 दिन से कम का नहीं होगा। मतलब व्यक्ति को कम से कम तो 30 दिन का समय दिया ही जाएगा। तो ये टाइम के विषय में है। अब हमने अ, अगर देखा जाए तो हमने भाई 1 मिनट, भाई कौन-सा कलर लें यार? ये लेते हैं। तो हमने जो है,
हमने कंडीशंस के बारे में बात कर ली, हमने फॉर्म के बारे में बात कर ली। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मैनर कौन-कौन से होते हैं, किन मैनर्स में इन प्रोक्लेमेशन को इश्यू करा जाता है, ठीक है? अब मैनर्स के बारे में अगर बात करें कि कौन से मैनर्स होते हैं, तो मैनर्स में हम ये इतने सब पॉइंट्स कर सकते हैं। सबसे पहला मैनर जो आता है, वो आता है कि उस प्रोक्लेमेशन को, उस उद्घोषणा को गाँव के, टाउन के या जिस जगह पे वो व्यक्ति रह रहा है, उस जगह पर जाकर पढ़ा जाएगा, उसको रीड करा जाएगा कि ऐसा-ऐसा प्रोक्लेमेशन कोर्ट के द्वारा इश्यू करा गया है। साथ ही साथ में रीड तो करा ही जाएगा, इसमें एक पॉइंट आता है एफिक्समेंट का, एफिक्स्ड का। एफिक्स्ड किन कंडीशन में करा जाएगा? जब भाई रीड तो कर दिया गया लेकिन लग रहा है कि हाँ, ये इतना इफ़ेक्टिव टेक्निक नहीं है, तो क्या करेंगे, ये जो प्रोक्लेमेशन है, जो ऑर्डर है, जो रिटन प्रोक्लेमेशन है, इसको उस व्यक्ति के घर के, जो भी उसका हाउस होगा, या अगर भाई कोई राजकुमार वगैरह है, तो हम उनका होता है होमस्टीड, होमस्टीड जिसको बोलते हैं रियासत, राज्य। वहाँ के किसी कॉन्स्पिकस पार्ट पे उसको एफिक्स कर देंगे, उसको चस्पा कर देंगे। दूसरी चीज़, वो जिस गाँव में, जिस टाउन में रह रहे हैं, वहाँ के किसी कॉन्स्पिकस पार्ट पे जहाँ पर लोग आते-जाते नज़र पड़ जाती हो, उस जगह पे इसको एफिक्स कर देंगे। साथ ही साथ में अगर कोर्ट को मतलब उचित लगता है, तो भाई उचित क्या, कोर्ट को लगेगा ही, वो कोर्ट के, जो कोर्ट का जो बाहर वाला एरिया जहाँ पे नोटिस चिपकती है, उस कोर्ट रूम में भी जाकर उसको एफिक्स कर देंगे, उसको चस्पा कर देंगे। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे उस नोटिस को चस्पा किया जाता है। इसके अलावा जो थर्ड तरीका है मैनर्स, जो थर्ड मैनर्स हैं, वो ये हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर कर देगी कि उसको डेली न्यूज़पेपर जो कि उस लोकल एरिया में पढ़ा जाता है, उसमें भी पब्लिश कर दिया जाना चाहिए, उसमें भी इसको पब्लिश कर दें, उसको छाप दें, ताकि ये लोग पढ़ें और जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन इश्यू करा गया है, उसके संज्ञान में ये बात आ जाए। तो इन तीनों ही तरीकों से, मतलब तीनों ही तरीकों में से किसी न किसी तरीके से तो सरकार ये मान के चलती है, कोर्ट ये मान के चलती है कि व्यक्ति को पता चल ही जाएगा कि भाई उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इश्यू हो चुका है। वो बाद में जब कोर्ट के समक्ष आएगा, तो ये बहाना नहीं बताएगा कि अरे! हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है? तो हमने 3 चीज़ के बारे में बात कर ली कि सबसे पहले ही हमने बात कर ली कि किन कंडीशंस में प्रोक्लेमेशन इश्यू करा जाएगा। दूसरे में हमने बात कर ली वो प्रोक्लेमेशन के फॉर्म क्या होगा। तीसरे में हमने मैनर्स की बात बात कर ली। ठीक है? अब मान लीजिए ये सब तो हो गया कि इश्यू हो गया और फलाना-ढिमकाना ये सब हो गया, मतलब वो व्यक्ति फिर भी नहीं आ रहा है। ठीक है? हाँ, एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया, ये जब चीज़ें हो जाएँगी, तो ये चीज़ें होने के बाद जो कोर्ट है, वो एक स्टेटमेंट राइट डाउन करेगा कि ये चीज़ें हमने कर दी, ये हथकंडे अपना लिए और अब माना जाएगा कि प्रोक्लेमेशन सही तरीके से इश्यू हो चुका है। साथ ही साथ में ये सब हो गया और कोर्ट को ये यकीन हो गया कि ये व्यक्ति जो है, ये भैया हमारे समक्ष ऐसे तो हमारे सामने नहीं आएगा। तो उस व्यक्ति को जिसके के खिलाफ ये प्रोक्लेमेशन इश्यू किया गया है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देंगे। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को हिंदी में कहते हैं उद्घोषित अपराधी। ठीक, अब इसको घोषित करने का फ़ायदा क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इसके 2-3 इफ़ेक्ट होते हैं जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब भी फिर से बात कर लेते हैं कि इसको एक तो विदाउट वारंट अरेस्ट करा जा सकता है, किसी भी पुलिस के द्वारा। इसके अलावा किसी भी प्राइवेट पर्सन के द्वारा इसको अरेस्ट किया जा सकता है कहीं से भी बिना वारंट। और 2-3 और चीज़ें हैं, 2-3 और इफ़ेक्ट होते हैं जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसी व्यक्ति को किए जाने पर होते हैं। तो ये तो हो गया इतना मसला। अब मान लो भाई वो बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित हो गया और पब्लिकेशन भी हो गया प्रोक्लेमेशन का। इसके बाद किसी एक व्यक्ति को इसमें आपत्ति है, ठीक है? उसको लग रहा है कि इसमें ये जो मतलब जितना भी ये समस्या नहीं, सॉरी, मैं गलत जा रहा हूँ। तो अब ये चीज़ तो हो गई, ये तो प्रोक्लेमेशन हो गया। प्रोक्लेमेशन के साथ ही साथ में एक और चीज़ आती है, जिसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। ये भी एक व्यक्ति के अपने समक्ष अपीयरेंस को कंपेल करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अटैचमेंट का मतलब क्या हुआ? अटैचमेंट का मतलब हुआ किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो कोर्ट उसको जैसा सही लगता है उन तरीकों को, उन हथकंडों को अपनाकर ये अपने कब्ज़े में कर लेती है कि भैया अब तो छुड़ाने आओगे ही, ठीक है? तो ये होता है अटैचमेंट। अब अटैचमेंट कब करा जाता है? अटैचमेंट 2 तरीके से होता है, ठीक है?
ये देख लेते हैं। अटैचमेंट का पहला तरीका ये है कि इसको वारंट इश्यू करने के बाद अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन किन्हीं कंडीशन में वारंट के साथ साथ, जिसको सिमल्टेनियसली भी बोलते हैं, साथ साथ भी इश्यू करा जा सकता है। लेकिन इस पे साथ साथ इश्यू करने का जो कंडीशन है, जो वो है, जो इसमें एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट बताई गई हैं, वो ये है कि कोर्ट को ये यकीन हो जाना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है, जो जिसके खिलाफ हम अटैचमेंट घोषित कर रहे हैं, वो व्यक्ति या तो अपनी पूरी या आधी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला है, या फिर उस प्रॉपर्टी को रिमूव करने वाला है उनके लोकल जुरिडिक्शन से, चाहे वो होल हो या पार्ट में हो। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी हो या उनकी आधी प्रॉपर्टी हो। तो अगर कोर्ट को यकीन हो जाता है कि इन दोनों में से कोई भी कार्य ये व्यक्ति करने वाला है, तो अटैचमेंट का जो ऑर्डर है वो प्रोक्लेमेशन के साथ साथ ही निकाला जा सकता है, इश्यू करा जा सकता है। अब मान लीजिए अटैचमेंट ऐसा हो गया, भाई अटैचमेंट का तो ऑर्डर हो गया, लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये जो अटैचमेंट का ऑर्डर हुआ है, ये इसमें तो हमारी प्रॉपर्टी जा रही है, हमारा इंटरेस्ट इसमें जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कोर्ट के समक्ष आकर क्लेम अपना प्रस्तुत करेगा, और उस क्लेम को एंटरटेन करा जाएगा, उस पे इंक्वायरी करी जाएगी और उस पे फैसला सुनाया जाएगा। ठीक, तो ये इतना मसला हो गया। अब मान लो वो व्यक्ति, चलो ठीक है, ये वाला तो अलग हो गया, अलग व्यक्ति का, लेकिन जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रोक्लेमेशन इश्यू करा गया है, वो प्रोक्लेम्ड बंदा अगर आ गया या नहीं आया, या मतलब ऐसा कुछ सीन हो गया, तो भाई जो प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई उसका क्या करा जाएगा? तो प्रॉपर्टी 3 तरीके से डील करी जाएगी, जिनमें पहला तरीका जो है, जिसको हम बोलते हैं रिलीज। तो रिलीज कब होगा? रिलीज तब होगा जबकि जो व्यक्ति जो प्रोक्लेम्ड है, जिसके खिलाफ पब्लिश किया गया है प्रोक्लेमेशन, वो उस सामने आ गया, कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि हम इस वजह से सामने नहीं आ रहे थे, अब जो दंड दे रहे हैं हमें स्वीकार है, रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो सामने नहीं आया और प्रॉपर्टी ऐसी है कि पेरिशेबल नेचर की है, या लाइव स्टॉक हैं जो कि खर्चा हो सकते हैं, जो जिनका नुकसान हो सकता है अगर ज़्यादा दिन तक रोक के रखा गया, तो ऐसी स्थिति में वो प्रॉपर्टी सोल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन सोल्ड करने में भी कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, जैसे कि मान लो अगर वो क्लेम वाला कोई इशू है कि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी क्लेम करके रखी हुई है, तो तब तक सोल्ड नहीं की जाएगी, तब तक बेची नहीं जाएगी, जब तक कि वो क्लेम पूरी तरह से निपटा नहीं दिया जाता। इसके अलावा भाई व्यक्ति को भी मौका दिया जाएगा कि वो सामने आकर अपने आप को जो है, कम से कम कुछ मौका तो दिया ही जाएगा, ताकि वो आकर अपने आप को साबित कर सके। ऐसा नहीं बेच देंगे कि हाँ, हाथ लगी हो सीधे बेच के एकदम हुर्रे कर दिया। इसके अलावा प्रॉपर्टी को रिस्टोर भी किया जा सकता है। किन-किन कंडीशन में किया जाएगा, इन सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। फिर से एक बार पूरा एक डायग्राम ये समझ लेते हैं, ठीक है? और नंबर वाइज़ पे मैं नंबर डालता चलता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं प्रोक्लेमेशन के बारे में। प्रोक्लेमेशन क्या होता है? प्रोक्लेमेशन एक तरह का रिटन ऑर्डर होता है किसी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसको कि कोर्ट को यकीन है कि ये व्यक्ति वारंट इश्यू करने के बाद भी मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा या नहीं हो रहा है। तो प्रोक्लेमेशन किन कंडीशन पे इश्यू करा जाएगा? तो ये कंडीशन है, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कोर्ट को कि वारंट पे भाई सामने नहीं आएगा, साथ ही साथ में वो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहा है, गायब हो रहा है, या अपने आप को कंसील कर रहा है, अपने आप को छिपा रहा है। ये कंडीशन हो गई। प्रोक्लेमेशन किन फॉर्म में होगा, उसका फॉर्म क्या होगा? सबसे पहली चीज़ तो इन राइटिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसमें 2 चीज़ें स्पेसिफ़ाई की जानी चाहिए, जिनमें पहली चीज़ है कि प्लेस, किस जगह पे उपस्थित होना है, दूसरी चीज़ किस टाइम पे उपस्थित होना है, किस वक़्त पे उपस्थित होना है, ये चीज़ भी स्पेसिफ़ाई होनी चाहिए, और कम से कम व्यक्ति को 30 दिन का समय तो दिया ही जाना चाहिए। ये हो गई कंडीशन। तीसरी चीज़, प्रोक्लेमेशन जो है वो किन मैनर्स में इसको कंप्लाई करा जाएगा। मैनर्स ये बताए गए हैं कि सबसे पहली बात तो भाई जिस जगह पे वो व्यक्ति रहता है, उस टाउन, उस विलेज, उस जगह पे, उस एरिया में जाकर रीड करा जाएगा पब्लिकली। दूसरी चीज़, उस प्रोक्लेमेशन को उसके घर के या होम स्ट्रीट के जो रियासत है, उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट पे जाके, जो दिखने वाला स्थान है, वहाँ पे जाके एफ़िक्स कर दिया जाएगा, या फिर साथ ही साथ में गाँव के किसी दिखने वाले ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग आते-जाते देख सकें, उस जगह के या टाउन के किसी ऐसी जगह पे जाके एफ़िक्स कर दिया जाएगा पब्लिक प्रोक्लेमेशन का एक वो कॉपी। साथ ही साथ में कोर्ट रूम के कॉन्स्पिशियस पार्ट पे जहाँ पर लोग आते-जाते जिसकी नज़र पड़ती हो, उस जगह पे भी एफ़िक्स करा जाएगा। ठीक है? अब और इसी के साथ-साथ डेली न्यूज़पेपर में भी उस चीज़ को पब्लिश करा जा सकता है, उस प्रोक्लेमेशन को पब्लिश करा जाएगा। ये कोर्ट के ऑर्डर पे होगा। चाहे वो रीड करा जाए, चाहे वो एफिक्स करा जाए, चाहे वो डेली न्यूज़पेपर में करा जाए, इन तीनों ही चीज़ों को
जो कोर्ट है वो उसका स्टेटमेंट लिखेगी कि हाँ भाई ये करा गया है, ये चीजें प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। मान लो व्यक्ति इन सभी चीजों को करने के बाद कोर्ट को ये यकीन हो जाता है, चाहे वो एविडेंस लेने के बाद हो या एविडेंस लेने के पूर्व हो, कि ये व्यक्ति हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति को घोषित कर दिया जाएगा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्घोषित अपराधी। साथ ही साथ में व्यक्ति के अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए एक अगला हथकंडा अपनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी को अपने हत्थे ले लिया जाता है सरकार के द्वारा। अब हत्थे ले लिया जाएगा, उसके बाद सरकार डिस्पोज ऑफ करेगी, वो सरकार का मैटर है। किन कंडीशन में और कैसे करा जाएगा? अटैचमेंट वारंट के बाद हमेशा होता है। अटैचमेंट का ऑर्डर कोर्ट हमेशा वारंट के बाद ही करेगी। और अगर अति आवश्यक लगता है, कोर्ट को ये यकीन हो जाता है कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ मैं प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट का ऑर्डर करने वाला हूं, वो अपनी प्रॉपर्टी को पूरी या आधी प्रॉपर्टी को या किसी पार्ट प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला है, या अपने लोकल जुरिडिक्शन से, कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन से हटाने वाला है, चाहे वो इन पार्ट हो या पूरी प्रॉपर्टी हो, तो ऐसी कंडीशन में वारंट के साथ साथ अटैचमेंट का भी ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। अब अटैचमेंट का ऑर्डर अगर कोर्ट ने कर दिया और किसी व्यक्ति को ये बात खल गई कि हाँ यार हमारी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया, तो ऐसी स्थिति में वो जो क्लेम है वो कोर्ट के समक्ष रखेगा और उस क्लेम को पूरी तरह से इस पर सुनवाई करी जाएगी, सुना जाएगा, इंक्वायरी करी जाएगी और फैसला दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर अब प्रॉपर्टी तो अटैच कर ली गई, किसी व्यक्ति ने क्लेम भी नहीं करा और मान लो क्लेम किया और निपटा दिया गया, तो उस प्रॉपर्टी को करेंगे क्या? तो उस प्रॉपर्टी को रिलीज भी कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को सोल्ड भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर भी कर सकते हैं टू दैट पर्सन हु इज आल्सो अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड व्हाटएवर। ठीक है, तो ये पूरा मसला था। ये मैंने आपको लिख पढ़ के बता दिया। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, राम कथा। अब हम आपको प्रोविजंस के माध्यम से सेम चीज़ों को बताने वाले हैं। हाँ, प्रोविजंस के माध्यम से सेम चीज़ को बताने के पूर्व मैं थोड़ा खाँस लेता हूँ। हाँ, तो प्रोक्लेमेशन के माध्यम से, क्योंकि मैंने ज़्यादातर मोटा-मोटी तौर पे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई है या मैं इस प्रोविज़न में, इस बैरक में मैं उस चीज़ को पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो ये समझ लेना कि या तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर वो ऐसी चीज़ है कि उसे आप सरसरी तौर पर खुद से बैरक में पढ़ सकते हैं। ठीक है? अब आगे मैं रामकथा को कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 84, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, यानी उस व्यक्ति के लिए प्रोक्लेमेशन जो कि गायब हो रहा है, जो गायब होने का प्रयास कर रहा है। अगर किसी कोर्ट को रीज़न टू बिलीव है, चाहे वो एविडेंस लेने के बाद या एविडेंस लेने के पूर्व, कि वो पर्सन जिसके खिलाफ वारंट को इश्यू करा गया है, वो एब्सकॉन्ड हो रहा है, छुप रहा, मतलब एब्सकॉन्ड हो रहा है, गायब हो रहा है या कंसील कर रहा है, अपने आप को छिप रहा है ताकि वो वारंट उसके खिलाफ एग्जीक्यूट ना हो सके, तो वो कोर्ट जो है पब्लिश ऑफ रिटन प्रोक्लेमेशन, वो प्रोक्लेमेशन को इश्यू कर सकता है। साथ ही साथ में वो जो प्रोक्लेमेशन होगा, वो पहली चीज़ मैं बता चुका हूँ कि रिटन होगा। दूसरी चीज़, वो स्पेसिफाइड प्लेस वहाँ पर मेंशन करा जाएगा, स्पेसिफाइड टाइम मेंशन करा जाएगा कि किस जगह पे उपस्थित होना है, किस टाइम पे उपस्थित होना है, जो कि कम से कम तो 30 दिन का वक़्त उस व्यक्ति को दिया ही जाएगा। साथ ही साथ में प्रोक्लेमेशन का पब्लिकेशन कैसे होगा, जो मैनर्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पब्लिकली रीड करा जाएगा उस जगह पे जहाँ पर टाउन और विलेज में वो व्यक्ति रहता है। दूसरी चीज़, उसका जो कॉपी है वो एफिक्स करा जाएगा कॉन्स्पिकस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्ट्रीट, जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है। साथ ही साथ में तीसरा ये तरीका है कि कोर्ट का जो हाउस है उसके कॉन्स्पिकस पार्ट पर भी उस कॉपी को एफिक्स कर दिया जाएगा। अगला तरीका ये है कि कोर्ट को अगर आवश्यक लगता है तो वो एक कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन को जो है वो डेली न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करा सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं, जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है और जहाँ पर वो पेपर पढ़ा जाता है। ठीक है? हाँ, अगला चीज़, स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, कि भाई कोर्ट ने इश्यू करा प्रोक्लेमेशन को और जो जितना मामला है, जैसे-जैसे वो मैनर जो अपनाए गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी जाएँगी कोर्ट के द्वारा और वो कंक्लूसिव एविडेंस होंगे कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी प्रोक्लेमेशन की वो सारी कंप्लाई करी गई हैं। साथ ही साथ में ये सब चीज़, हाँ, ये अगला वाला इम्पोर्टेंट है जिसको मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ये है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाला पॉइंट। ठीक है? तो इसको मैं बता देता हूँ, वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कर दिया गया है किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में, जो व्यक्ति जो है उसको सज़ा हो सकती है 10 साल से ज़्यादा की, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की, या फिर लाइफ़र की, लाइफ़ इम्प्रिज़नमेंट की, आजीवन कारावास की, या फिर मौत की सज़ा हो सकती है, डेथ पनिशमेंट हो सकती है अंडर द भारतीय न्याय संहिता। तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है? और वो व्यक्ति फेल्स टू अपीयर, कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने में फेल हो जाता है, वो स्पेसिफाइड टाइम के वक़्त, स्पेसिफाइड जगह पे अगर वो फेल हो जाता है, उपस्थित नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा। अब इसका असर क्या होगा, इफ़ेक्ट क्या होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने दीजिए। सेक्शन 85 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अटैचमेंट कैसे होगा? ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि सेक्शन 84 के अंतर्गत प्रोक्लेमेशन तो इश्यू करा ही जा रहा है, लेकिन अगर आवश्यकता लगती है तो ये रीज़न रिकॉर्ड करा जाएगा और उसके बाद एट एनी टाइम आफ्टर द इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। प्रोक्लेमेशन के इशुएंस के साथ बाद ही हमेशा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इशू करा जाता है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ठीक है? जो कि प्रोक्लेम्ड पर्सन से बिलोंग करती है। साथ ही साथ में अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है बाय द एफिडेविट और अदरवाइज दैट जिसके खिलाफ ये प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है, वो इसकी तैयारी में है कि यार पूरी या आधी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए या फिर हटा दिया जाए लोकल जुरिसडिक्शन से, तो ऐसी स्थिति में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो प्रोक्लेमेशन के इशू के साथ ही साथ में इशू करी जा सकती है। ये चीज़ है। ठीक? अगला जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये सब समझ लेना कि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो मूवेबल है तो कैसे करी जाएगी, और अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया गया है कि अगर इमूवेबल है तो कैसे करी जाएगी, अगर कोई प्रॉपर्टी लाइव स्टॉक है या पेरिशेबल नेचर की है तो वो कैसे करी जाएगी, तो ये सब यहाँ पे दे के रखा है। तरीका वही है जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत बताया गया है। इसमें रिसीवर का जो प्रोविज़न है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो बताया गया है उसी चीज़ को फॉलो करता है। सेक्शन 86 बात करता है आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। अब आइडेंटिफिकेशन वगैरह ये सब ये है कि जब ये अलग प्रोविज़न है कि जब एक कोर्ट है, ठीक है? अब उस कोर्ट से किसी पुलिस कमिश्नर ने या एसपी ने, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने रिक्वेस्ट करा कि भाई हम एक ऐसी प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहते हैं जो दूसरे एक तरह से दूसरे राज्य में है। तो उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के जो भी वहाँ पर वो हैं मजिस्ट्रेट या कोर्ट है, उनसे संपर्क स्थापित करा जाएगा और कहा जाएगा कि इस व्यक्ति की ये प्रॉपर्टी है, आप इसको पहचानवा के अटैच करवा दीजिए। तो ये 86 में बताया गया है। 87 में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट, इस चीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के नाम पे, तो वो 6 महीने के अंदर ही आकर उस कोर्ट के समक्ष, जिस कोर्ट ने वो प्रोक्लेमेशन इश्यू करा है, उनके पास अपना वो क्लेम जो है वो प्रस्तुत करेंगी और उन क्लेम को एंटरटेन करा जाएगा और उसके अंतर्गत ऑर्डर करा जाएगा। ये सेक्शन 87 में बताया गया है। 88 बात करता है रिलीज, सेल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब रिलीज किन कंडीशन में होगा? अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर हो गया विद इन टाइम तो भाई रिलीज कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी को। सेल तब करा जाएगा, मैं बता चुका हूँ सेल तब करा जाएगा जबकि वो जो प्रॉपर्टी है वो सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके है या ऐसी है कि भाई जिससे बेनिफिट होगा ओनर को, तो ऐसी कंडीशन में वो सेल कर दिया जाएगा। लेकिन वो तब तक इंतजार करा जाएगा जब तक कि 6 महीने बीत नहीं जाएंगे। 6 महीने के बाद ही करा जाएगा अटैचमेंट के, पहले ही नहीं कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर कोई क्लेम भी इस संबंध में आया हुआ है तो क्लेम के निपटाने के बाद ही सेल करेंगे। और आगे रिलीज का है कि विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट any person whose property is or has been at the disposal of state government under section 2 appears voluntarily, फलाना ढिमकाना, ये आप खुद से पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इस सेक्शन के विषय में अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन और अटैच प्रॉपर्टी। इस केस में अगर मान लो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर गया है वो व्यक्ति यहाँ पर आकर जो है वो कोर्ट को जिनके समक्ष अपील जानी होती है, उस कोर्ट की अपील जिनके समक्ष जाएगी वहां पर जाकर अपील डालेगा। यही चीज सेक्शन 89 में बताई गई है। ये पूरी कथा यहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज समझ में आई हो। मैं कोशिश कर रहा था कि वीडियो जितना कम हो सके उतने कम टाइम में बन जाए, वरना मैं इसको और भी खींच सकता था। आज खांसी भी आ रही है अच्छी खासी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मौज करते रहिए। जय श्री राम।